नमस्कार, जय दुलादेव, जय छत्तीसगढ़। मैं आशीष चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि टॉपिक आप देख पा रहे हैं गांडा जाति का इतिहास, तो सबसे पहले बात हम करेंगे। आज जो टॉपिक है बहुत ही अधिक जानकारीपूर्ण है। मैं चाहूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अपना जो छोटा-मोटा इतिहास जो है, जो कि एक वृहद रूप में है और काफ़ी राजनीतिक रहा है, जो कि राजनीति में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रखता है। तो आज हम बात करेंगे राजा नरेश चंद सिंह की, जिनका जन्म 21 नवंबर 1908 को हुआ था और 1 जनवरी 1948 को भारत संघ में अपने राज्य विलय तक वे सारंगढ़ रियासत के अंतिम शासक थे। कहने का अर्थ यह है कि हमारे जो गौड़ जनजाति में एक राजा थे, राजा नरेश सिंह जो थे, वो भारतीय संघ में विलय पत्र साइन करने वाले अंतिम गौड़ शासक थे और ये आगे चल के विधायक भी बने, मुख्यमंत्री भी रहे। हम उसकी बात करेंगे, लेकिन इसके तार कैसे हमारी जनजाति से जुड़ा हुआ है, ये बात गौर करने वाली है। तो अब जो राजा नरेश चंद सिंह के, इसको बहुत ही कम लोग बाय फेस जानते हैं, तो मैं उनका एक फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ। और इसके साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा कि नन्हू दाई जो चौहान जो हैं, वो छत्तीसगढ़ की अविवाहित छत्तीसगढ़ की पहली जो विधायिका भी थी, जो कि हमारे समाज से थी। तो और इनका ये एक गौरव है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि जिस समय भारत आज़ाद हुआ था और उस महज 10 साल के अंदर आपकी जाति से कोई विधायक बन जाए, इतना आसान नहीं है, वो भी चुनाव लड़के। तो सोचिए, आप अपने समाज के जो शक्ति है, जनसंख्या शक्ति, वोट शक्ति, इसको समझने की आवश्यकता है। इतना आसान नहीं है, किसी के लिए भी विधायक सीट तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। और नानहोदाई ही क्यों पहुंची, इसके भी कुछ कारण थे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ सर्वे 2022-23 के अनुसार जो मुझे कंप्यूटर से जो प्राप्त हुआ है, नानहोदाई चौहान छत्तीसगढ़ पहली दलित महिला विधायक होने का गौरव प्राप्त है। उन्होंने 2 बार सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र में नेतृत्व किया। पहली बार 1957 में, दूसरी बार 1962 में विधायिका चुनी गई। नानूदाई चौहान छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जाति वर्ग की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली गांडा जाति से आती हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अनुसूचित जाति की सबसे ज़्यादा जनसंख्या रखने वाली विधायिका नानूदाई चौहान। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि नानूदाई थी क्यों। अब इसके पहले सारंगढ़ के जो विधानसभा क्षेत्र है, आप लोग में से बहुत कम को पता होगा कि सारंगढ़ जो विधानसभा जो क्षेत्र था, वो द्विविधायकी क्षेत्र था। 1951 में राजा नरेश सिंह के जो थे, वो कांग्रेस सीट से, और वेदराम जी, 2 लोग थे यहाँ के विधायक। उसके बाद 1957 में राजा नरेश के साथ में 57 में नानूदाई आई। फिर जब सारंगढ़ सीट द्विविधायक से एकल विधायक में कन्वर्ट हुआ, तब नानूदाई चौहान दोबारा 1962 में कांग्रेस की तरफ से इन्होंने अपना दावेदारी पेश की और महज भगत राम जी को 1932 वोट से हराते हुए फिर से विधायक की सीट को प्राप्त किया। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि नानूदाई चौहान ही क्यों। क्या हमारा जो समाज या जाति इतना पिछड़ा होने के बाद भी इतना पावरफुल था सारंगढ़ क्षेत्र में कि हम विधायक की सीट पे पहुंच सकते थे? नहीं। असल में क्या हुआ कि द्विविधायकी जो क्षेत्र, एकल विधायकी क्षेत्र में जब परिवर्तित हुआ, तो सारंगढ़ सीट एससी सीट हो गया। चूँकि आप लोग को पता ही है कि हमारा जाति जो पहले एसटी में आता था, उसे एससी में कन्वर्ट किया गया बाद में। लेकिन कब कन्वर्ट किया, इसका भी उत्तर मुझे मिल गया है। इसके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं इसको आपको शेयर कर दूंगा। लेकिन आप इसे अपने जाति प्रमाण पत्र में एक सिंगल लाइन में भी देख सकते हैं कि अनुच्छेद 341 के तहत संविधान संशोधन 1976 के तहत आपको इसी वर्ग में रखा गया है। 1976 मतलब मध्य प्रदेश की बात हो रही है, जब जिसमें छत्तीसगढ़ सम्मिलित था। अब पुनः वापस आते हैं टॉपिक में कि नानूदाई चौहान को एससी सीट में खड़ा किया गया। कई बार ये प्रश्न आपने देखा होगा कि हम एससी कब हो गए। तो नया संविधान संशोधन 1976 के अनुसार हम लोग एससी सीट में आ गए, उससे पहले एसटी ही थे। अब देखिए, नानूदाई चौहान के पास 1957, 1962 में 2 बार विधायिका बनी। उनके पास भी कोई मुझे नहीं लगता कि उनके पास कोई एससी या एसटी का कोई कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट होगा। उस समय हाथों से लिखा दस्तावेज को हाथों से लिखा जाता था। आपका जो जाति प्रमाण पत्र है, आप स्वयं व्यक्तिगत तौर पे यह डिक्लेयर करते थे कि मैं फला जाति का हूँ, वो उसके जरिए आपका जाति प्रमाण पत्र बनता था। आपका कोई लिखित एविडेंस नहीं होता था। अगर मैं गलत हो रहा हूँगा तो आप मुझे करेक्ट करेंगे। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि सारे दस्तावेज हाथों से लिखे हुए होते थे। उस समय हमारे पास कोई भी कंप्यूटराइज्ड सिस्टम नहीं हुआ था। हाँ, टाइपराइटर हुआ करता था, लेकिन जहाँ भी दूर दराज इलाके होते थे, वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स तैयार होते थे, वो बाय हैंड ही तैयार होते थे। अब जहाँ तक
मेरा सोचना है कि हाँ, हमें उस सीट पे, ऐसी सीट पे लड़ाया गया। और राजा नरेश सिंह थे, वो एसटी से आते थे, ना कि एससी से आते थे। अब उन्हें पता था कोई ऐसा कैंडिडेट उस क्षेत्र में चाहिए जो मेरे अनुसार या मेरे राजनीतिक जो दिशा निर्देश के अनुसार चले, तो उन्होंने नानूभाई चौहान को चुना। चौहान और राजा नरेश सिंह का रिश्ता क्या है? नानूभाई चौहान राजा नरेश सिंह के यहाँ ही कार्यरत थी, उनकी सर्वेंट थी। आप इसे कई तुक में कई मतलब निकाल सकते हैं, परंतु यह सत्य है कि नानूभाई चौहान राजा नरेश सिंह के यहाँ कार्यरत थी, जिसके कारण उन्हें विधायक सी चुनाव जो लड़ने के लिए सहायता मिली। आप खुद सोचिए कि कोई एक विधायक या एक छोटा सा चुनाव, पार्षद चुनाव लड़ने में इतनी शक्ति और इतने जनबल की आवश्यकता होती है, तो क्या नानूभाई चौहान इतनी पावरफुल थी? क्या उनका कोई बहुत ही ज़्यादा सामाजिक बैकग्राउंड था? क्या वो समाज के लिए कार्य करते थे? क्या वो पूरे छत्तीसगढ़ में ट्रैवल करते थे, या पूरे सारंगढ़ जो विधायकी जो सीट था या जो क्षेत्र था, क्या उनका प्रभाव, उनका व्यक्तित्व का प्रभाव इतना दूर तक था जिससे वो मतलब विधायक बन सके? एक प्रश्न तो खड़ा होता है जिसका उत्तर मेरे पास नहीं है। अब ये जो छोटी सी जानकारी जो मुझे मिली थी, मैंने आप तक साझा की है। अगर इसमें किसी भी प्रकार की सुधार की अगर आवश्यकता है तो कृपया मुझे बताएं, ताकि मैं इसमें सुधार कर सकूं। जहाँ तक जो भी मेरी जानकारी है, जो भी हाँ गांडा जाति से जो मिलती है, वो मैं आपके समक्ष रखता हूँ। और एक आर्थिक सर्वे जो मैंने रखा है 22-23, जिसमें गांडा जाति सर्वाधिक जनसंख्या वाली जाति है, ये गवर्नमेंट खुद प्रूफ कर रहा है। तो अपनी राजनीतिक शक्ति को समझिए, संगठित होइए। अब आने वाले समय में हो सकता है हमारे वैचारिक मतभेद हों। जिस प्रकार सरकार को चलाने के पक्ष और विपक्ष की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से हमारे समाज में भी तर्क संगत बात होती है। जरूरी नहीं कोई मेरे पक्ष में हो, परंतु वो मेरे समाज का व्यक्ति है, उसे हमेशा अपने साथ रखना है, ताकि अपनी जो शक्ति है उसको क्षीण नहीं होना देना है। हाँ, वर्तमान समाज में आप एक साथ एकजुट मिलकर रहिए, भले ही आप तर्क वितर्क करिए, वैचारिक मतभेद रखिए, लेकिन एक जगह रहिए, इकट्ठे रहिए, तभी आप एक राजनीतिक सत्ता को पाने के हकदार हैं। और मैं कहना चाहूँगा, कोई भी संस्कृति जो है उसका निर्माण होता है, उसमें काफ़ी समय लगता है, एक समाज को इकट्ठा होने में समय लगता है। तो शुरुआत आज से करिए। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जन जन तक पहुँचाइए, ताकि हम इकट्ठित हो सकें। जय दुलादेव, जय छत्तीसगढ़।